हाय, आज हम पढ़ेंगे RPWD एक्ट 2016 जिसकी फुल फॉर्म है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 और इसको हिंदी में संक्षिप्त भाषा में इसको कहते हैं दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016। देखते हैं कि RPWD एक्ट है क्या क्या कहता है। द एक्ट रिप्लेसेस द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 जिसे जिसे कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। ये जो 1995 का पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट था उसको इसने रिप्लेस किया, जिसमें समान अवसर, समान सुरक्षा के अधिकार और पूर्ण भागीदारी, मतलब संक्षिप्त रूप में इसे 1995 को ये नाम दिया गया था। इसमें सभी जो पर्सन्स हैं विद डिसेबिलिटी एक्ट उनको सभी को क्या मिलने चाहिए थे, समान अवसर मिलना चाहिए था, सुरक्षा का अधिकार था और साथ ही साथ पूर्ण भागीदारी का अधिकार था। इट fulfills the obligation to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities to which India is a signatory। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में जो पर्सन्स राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ थी उसमें इंडिया एक हस्ताक्षर करता था और उसने उसी की में जो हस्ताक्षर किए थे जिस प्रतिज्ञा पत्र पर, उन्हीं की कर्तव्य को निभाने के लिए उन्होंने ये एक्ट लाया। द एक्ट असेंटेड टू 27 दिसंबर 2016, मतलब इसको एक्ट को अनुमति प्रेसिडेंट से कब मिली थी 27 दिसंबर 2016 को। फिर राज्यसभा में कब पास हुआ था 14 दिसंबर को और लोकसभा में कब हुआ 16 दिसंबर को, और इसे नोटिफाई कब किया गया था 28 दिसंबर 2016 को। फिर ये ऑपरेशन में कब आया 19 अप्रैल 2017 को ये ऑपरेशनल हुआ एंड हैव कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट ऑन 15 जून 2017 और पूर्णतः ये फोर्स में कब आया 15 जून 2017 को। फिर आगे देखते हैं कि इसमें एक्ट में क्या राइट्स और क्या एंटाइटलमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट है टू एंश्योर दैट द पर्सन विद डिसेबिलिटीज इंजॉय देयर राइट्स इक्वली विद अदर्स, यानी दूसरों के समान जो व्यक्ति है, डिसेबल्ड व्यक्ति है, वो भी अपनी राइट्स को इंजॉय करे अच्छे तरीके से। सेकंड है एडिशनल बेनिफिट्स सच एज रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन नॉट लेस देन 5%, और इनको हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन 5% से कम नहीं दी जाएगी बल्कि 5% मिनिमम लेवल रखा गया है। फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट जॉब्स में नॉट लेस देन 4%, और ये 4% से कम नहीं होगी। रिजर्वेशन इन एलोकेशन ऑफ लैंड पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स 5% अलॉटमेंट दी गई है इन्हें लैंड से पॉवर्टी में एलिवेशन में स्कीम्स में जितनी भी गरीबी से रिलेटेड स्कीम्स हैं उनमें इनको 5% अलॉटमेंट दी गई है। हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड दोज विद हाई स्पोर्ट नीड, ये उनको रिजर्वेशन दी गई है जो व्यक्ति यानी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है, जिनको जो भी डिसेबिलिटीज इस एक्ट में मेंशन की गई हैं उनको वो डिसेबिलिटी और वो कम से कम 40% है, उनको ये सभी बेनिफिट मिलेंगे, और जिनको ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता की जरूरत है उन सबको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एवरी चाइल्ड विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 and 18 ईयर्स शैल हैव द राइट टू फ्री एजुकेशन, और बेंचमार्क डिसेबिलिटी है जिस बच्चे को वो 6 से 18 साल तक उसको बिल्कुल फ्री एजुकेशन मिलेगी। मैंने बेंचमार्क डिसेबिलिटी को आपको लास्ट में भी पीछे एक्सप्लेन किया है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या है, रेफर्स टू हैविंग एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी ऑफ एनी टाइप रिकॉग्नाइज्ड अंडर द RPWD एक्ट 2016। जो ये RPWD एक्ट 2016 है इसके अंतर्गत जितनी भी डिसेबिलिटीज ली गई हैं, अगर उनमें से किसी डिसेबिलिटी में व्यक्ति मतलब उसको व्यक्ति को 40% डिसेबिलिटी है तो उस डिसेबिलिटी को क्या नाम दिया गया, बेंचमार्क डिसेबिलिटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
as well as the government recognized institutions will have to provide inclusive education to the children with disabilities. और जो गवर्नमेंट है वो फंड देगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के मतलब रिकॉग्निशन मिली हुई है जिन इंस्टीट्यूशन को, उनको इन बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए फंड प्रोवाइड कराएगी। फिर थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। जो डिसेबिलिटीज़ हैं अंडर पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, कितनी डिसेबिलिटी थी उसमें? 7 डिसेबिलिटीज़ थी। और अब जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें कितनी है? 21 डिसेबिलिटीज़ हैं। पहले देखते हैं कि 1995 में कौन सी 7 डिसेबिलिटीज़ थी। ये आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब पहले वाले एक्ट में कौन सी ये तो पता होता है कि 7 डिसेबिलिटी है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी 7 पहले थी और अब किनको ऐड किया गया है। तो इसमें देखते हैं 7 डिसेबिलिटीज। 7 डिसेबिलिटीज थी उसमें। फर्स्ट थी ब्लाइंडनेस, सेकंड लो विजन, थर्ड लेप्रोसी क्योर, फोर्थ है हियरिंग इम्पेयरमेंट, फिफ्थ है मेंटल रिटार्डेशन, सिक्स्थ है लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड सेवंथ है मेंटल इलनेस। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि जो डिसेबिलिटीज़ हैं जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत जिनको कवर किया गया है वो हैं 21 डिसेबिलिटीज़। उनको देखते हैं। पहली कौन सी है? ब्लाइंडनेस, सेकंड लो विजन, थर्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। मैं अपनी इसमें लास्ट वीडियो में करा भी चुकी हूँ जिसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट मैंने कराया है फर्स्ट पार्ट। उसमें मतलब इससे रेलिवेंट जो टर्म है हियरिंग इम्पेयरमेंट से वो सब मैं आपको करा चुकी हूँ। ऐसे ही मैं आपको ब्लाइंडनेस भी करा चुकी हूँ, लो विजन भी करा चुकी हूँ। वो वीडियोस भी आप मेरी देख सकती हैं। इवन मैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो 4th डिसेबिलिटी है वो भी मैं करा चुकी हूँ। फिफ्थ है ड्वार्फिज्म, सिक्स्थ है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मैं करा चुकी हूँ आपको। सेवंथ है मेंटल इलनेस, और साथ ही मैं अपनी एक वीडियो में मेंटल इलनेस और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड आपको पहले ही चीजें करा चुकी हूँ। फिर 8th आती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, 9th है सेरेब्रल पाल्सी, 10th है मस्कुलर डायस्ट्रोफी, 12th है क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, 13 है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, 14th है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, 15 है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, 16 है थैलेसीमिया, 17 है हीमोफीलिया, 18 है सिकल सेल डिजीज, 19 है मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस, 20 है एसिड अटैक विक्टिम, 21 है पार्किंसन डिजीज। और मैं इनमें से आपको सिकल सेल डिजीज, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरेब्रल पाल्सी और मस्कुलर डायस्ट्रोफी ऑलरेडी करा चुकी हूँ। फिर आगे देखते हैं डेफिनेशंस। ये भी आपके एग्जाम पर्पज से आपको लीगल डेफिनेशन जरूर से जरूर याद होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें भी अब ये जो 2016 एक्ट है इसमें थोड़ा डिफरेंट वे में इनको कैटेगराइज किया गया है डिसेबिलिटीज़ को। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी दे दी गई है फिजिकल डिसेबिलिटी। अब फिजिकल डिसेबिलिटी के अंडर देखना आप इन्होंने कितनी डिसेबिलिटीज़ को कवर किया 21 में से। पहली फिजिकल डिसेबिलिटी में देखते हैं इन्होंने क्या दिया है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो मूवमेंट से रिलेटेड डिसेबिलिटी है उसको दिया गया है। इसमें क्या दिया गया, इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है लोकोमोटर डिसेबिलिटी की? अ पर्सन्स inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from application of musculoskeletal or nervous system or both। अब ये दिया गया है कि इसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी में एक पर्सन की अयोग्यता उसकी मूवमेंट से रिलेटेड काम करने में, जितनी भी गतिविधियां उसकी वो उनको कर नहीं पाता है, और ये किसकी वजह से होती हैं? मस्कुलो स्केलेटल की वजह से या जो नर्वस सिस्टम है उसकी वजह से, या दोनों की वजह से। और इन्होंने फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ध्यान देना आपको, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत किन किन टाइप्स को कवर किया है। लेप्रोसी कर्ड पर्सन इसमें लिया गया है, मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन क्योर्ड ऑफ लेप्रोसी बट इज सफरिंग फ्रॉम loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eyes and eyelid but with no manifest deformity।
इसमें बताया गया कि ऐसा व्यक्ति मतलब जिसको मतलब सेंसेशन हाथ पैर में मतलब वो फील नहीं कर पाता है, और इवन जो उसकी आईज हैं या आईलिड हैं उनमें भी सेंसेशन फील नहीं कर पाता है, और उसको अलग से कोई डिफॉर्मिटी शो नहीं होती है, मतलब देखने में वो कुछ अलग नहीं लगता है, लेकिन उसको सेंसेशन यानी उसमें महसूस नहीं कर पाता है वो उन चीज़ों को। फिर नेक्स्ट है, इसी के अंदर दिया गया है मैनिफेस्ट डिफॉर्मिटी एंड पैरासिस बट हैविंग सफिशिएंट मोबिलिटी इन देयर हैंड्स एंड फीट टू enable them to engage in normal economic activities। इसमें दिया गया है कि जो डिफॉर्मिटी होने के बाद या फिर उसमें पैरासिस होने के बाद भी उसे मोबिलिटी में दिक्कत नहीं आती है, हैंड मतलब नॉर्मल जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो उनको कर पाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रीम फिजिकल डिफॉर्मिटी एज वेल एज एडवांस्ड एज which prevents him or her from undertaking any gainful occupation and the expression leprosy cured cell construed accordingly। फिर इसमें दिया गया है कि अत्यंत शारीरिक विरूपता के साथ मतलब उसको डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा है और वृद्ध होने की वजह से उसे अच्छा व्यवसाय मतलब ऑक्यूपेशन नहीं मिल पाता है, और उसको मतलब क्या नाम दे दिया जाता है, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति के रूप में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। फिर नेक्स्ट आती है, ये भी देखो फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर है, ये सभी फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत भी किस में है, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज में है ये चीजें। सेकंड है सेरेब्रल पाल्जी, ये भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत इसको रखा गया है। मीन्स अ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अफेक्टिंग बॉडी मूवमेंट एंड मसल कोऑर्डिनेशन caused by damage to one or more specific area of the brain usually occurring before, during or shortly after birth। इसमें सेरेब्रल पाल्सी को बताया गया है कि एक ग्रुप है नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस का, यानी ब्रेन से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं उनसे ये जो बॉडी की मूवमेंट को इफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, मसल्स कोऑर्डिनेशन में, मांसपेशियों के संतुलन में, तालमेल में दिक्कत होती है, और ये किसी भी एक या ज़्यादा ब्रेन के किसी भी एक या अधिक एरिया में दिक्कत की वजह से, डैमेज की वजह से हो सकती हैं, और ये ज़्यादातर होती है या तो बर्थ से पहले या बर्थ के दौरान या फिर बर्थ के कुछ ही समय बाद। फिर नेक्स्ट देखते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत ही ड्वार्फिज्म मीन्स अ मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन रिजल्टिंग इन एन अडल्ट हाइट ऑफ 4 फीट 10 इंचेस यानी 147 सेंटीमीटर और लेस। अब आपको देखो एग्जाम में पूछ लिया जाए आपको कि ड्वार्फिज्म के अंतर्गत 2016 एक्ट में कितनी उसके लिए वो हाइट रखी गई है, तो वो कितनी है 4 फीट 10 इंचेस यानी 147 सेंटीमीटर या फिर उससे कम, तभी उसको ड्वार्फ कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं। फिर नेक्स्ट है मस्कुलर डायस्ट्रोफी, ये भी किसके अंतर्गत आती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी किसके अंदर रखी गई है, फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत। देखो फिर इसमें क्या कहा गया है, मीन्स अ ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी जेनेटिक मसल डिजीज दैट weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes। इसमें कहा गया है ये एक ग्रुप है हेरिडिटरी जेनेटिक मसल्स का, मतलब आनुवांशिक जो हैं मसल्स डिजीज का, जिसमें मसल्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, जिससे ह्यूमन बॉडी को मूव करने में दिक्कत आती है। एंड पर्सन विद मल्टीपल डायस्ट्रोफी हैव इनकरेक्ट एंड मिसिंग इंफॉर्मेशन इन देयर जीन्स, और जिसकी वजह से व्यक्ति को मतलब उसके जीन्स को इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है विच प्रिवेंट देम फ्रॉम मेकिंग द प्रोटीन दे नीड फॉर हेल्दी मसल्स, और वो मतलब वंचित रह जाते हैं वो जो प्रोटीन मसल्स में हेल्दी जीन के लिए चाहिए होता है।
It is characterized by progressive skeletal muscles weakness, defect in muscle proteins and the death of muscle cells and tissue. और इसको किस प्रकार इसको कैरेक्टराइज किया जा सकता है? प्रगतिशील स्केलेटल मसल वीकनेस, जो स्केलेटल में जो मांसपेशियां हैं उनकी वीकनेस से लगातार मतलब उसमें लगातार वीकनेस होती है। डिफेक्ट इन मसल प्रोटीन, या फिर जो मसल्स बनाने में जो प्रोटीन काम आता है उनमें कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है, डिफेक्ट आ जाता है, कमी आ जाती है। एंड द डेथ ऑफ मसल सेल्स एंड टिश्यूज, या फिर वो जो उत्तक है या फिर मांसपेशीय सेल्स कोशिकाएं हैं उनकी डेथ हो जाती है। इस रूप में इनको कैरेक्टराइज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत या फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत एसिड अटैक विक्टिम्स। जो एसिड अटैक विक्टिम्स है वो मीन्स अ पर्सन डिसफिगर्ड ड्यू टू वायलेंट असॉल्ट्स बाय थ्रोइंग ऑफ एसिड और सिमिलर कोरोसिव सब्सटेंस, यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस मतलब यूज करना, किसी पर्सन पे फेंकना जिसकी वजह से व्यक्ति का जो फेस है वो बिगड़ जाता है, उसमें कुरूपता आ जाती है। फिर नेक्स्ट आता है विजुअल इम्पेयरमेंट। क्या है? विजुअल इम्पेयरमेंट। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत आपने इतने सारे टाइप्स पढ़े। फिर उसके बाद विजुअल इम्पेयरमेंट पार्ट बी, ये भी क्या लिया गया, किसके अंतर्गत लिया गया? फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत, याद रखना। फिर इसमें ब्लाइंडनेस कहा गया है, फर्स्ट लिया गया ब्लाइंडनेस विजुअल इम्पेयरमेंट में, मीन्स अ कंडीशन वेयर पर्सन हैज एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आफ्टर बेस्ट करेक्शन। इसमें ये कहा गया है कि करेक्शन के बाद व्यक्ति में इन कंडीशंस का होना, वो क्या कहलाता है? ब्लाइंडनेस। अब वो कंडीशन है क्या? हिंदी में ब्लाइंडनेस को अंधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंधता। इसमें कहा गया टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, दृष्टि का पूर्णतः अभाव, और या विजुअल एक्विटी लेस देन 3/60 और लेस देन 10/200 स्नेलन इन द बेटर आई विद बेस्ट पॉसिबल करेक्शन। फिर दूसरा क्या कहा गया है? सर्वाधिक जो संभव सुधार है उसके साथ बेहतर आंख में दृष्टि तीक्ष्णता 3/60 और उससे कम 10/200 स्नेलन या उससे कम। फिर नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, क्या दिया गया है? लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ लेस देन 10 डिग्री। और एंगल जो दृष्टि क्षेत्र है वो कितना दिया गया है, कितने कोण पर दिया गया है, उसकी सीमा कितनी दी गई है? 10 डिग्री। आपको याद रखना है विजुअल एक्विटी, दृष्टि तीक्ष्णता बोलते हैं इसको हिंदी में, वो कितनी दी गई है? 3/60 और लेस देन 10/200 स्नेलन। और जो विजन फील्ड है यानी दृष्टि क्षेत्र है वो कितने से कम दिया गया है? 10 डिग्री से। फिर इसके बाद विजुअल इंपेयरमेंट का सेकंड पार्ट देखते हैं, लो विजन। यानी लो विजन का मतलब क्या होता है? अल्प दृष्टि। फिर इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। और जबकि आपकी जो एक्ट है जो हिंदी में दिया गया है एक्ट का एक्ट, उसमें लो विजन को निम्न दृष्टि कहा गया है। लो विजन की डेफिनेशन देखते हैं, मीन्स अ कंडीशन वेयर अ पर्सन हैज एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। लो विजन उस व्यक्ति को कहा जाएगा वो जो निम्न में से कोई भी कंडीशंस रखता है, उसको है। फर्स्ट है विजुअल एक्विटी नॉट एक्सीडिंग 6/18 और लेस देन 20/60 अप टू 3/60 और अप टू 10/200 स्नेलन इन द बेटर आई विद बेस्ट पॉसिबल करेक्शन। इसमें यह दिया गया है कि बेहतर आंख में सर्वाधिक संभव सुधार के साथ 6/18 से अधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 स्नेलन तक जो दृष्टि तीक्ष्णता है उसका होना। फिर सेकेंड पॉइंट दिया गया लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ लेस देन 40 डिग्री अप टू 10 डिग्री।
और इसमें जो आपका दृष्टि क्षेत्र है उसकी परिसीमा क्या दी गई है, 40 डिग्री से कम से 10 डिग्री तक, यानी इसके बीच में दृष्टि क्षेत्र की सीमा दी गई है जो लो विजन पर्सन है उसके लिए। फिर नेक्स्ट आता है हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसको भी किसके अंतर्गत रखा गया है, फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंदर भी दो डेफिनेशंस दी गई है हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंतर्गत। यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट में क्या होता है, श्रवण शक्ति की कमी होना, सुनने की शक्ति की कमी होना। इसमें दिया गया पहला डेफ। डेफ मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, बधिर। मीन्स persons having 70 decibel hearing loss in speech frequencies in both ears। इसमें दिया गया है दोनों कानों में जो संप्रेषण, जो हम बातचीत करते हैं उनकी आवृत्तियों में 70 डेसिबल सुनने की शक्ति का ह्रास होना, वो क्या कहलाएगा, डेफ। फिर नेक्स्ट है हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी जिसको सुनने में थोड़ी कठिनाई होती है, ऊंचा सुनाई, थोड़ी नहीं मतलब उसको काफी ऊंचा सुनाई देता है। मीन्स persons having 60 decibel to 70 decibel hearing loss in speech frequencies in both ears। इसमें कहा गया है कि दोनों कानों में जो संप्रेषण, जो बातचीत की आवृत्ति हैं, जो फ्रीक्वेंसीज हैं, उनमें 60 से 70 डेसिबल के बीच का सुनने वाला व्यक्ति। फिर नेक्स्ट है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, इसको भी किसके अंतर्गत रखा गया, फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत रखा गया है। लगातार उसी के ही ये पॉइंट्स चले आ रहे हैं, मैं आपको ये एक्ट के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी को हिंदी में कहा गया है वाक और भाषा दिव्यांगता। जैसा कि आपको पता है दिव्यांगजन अधिकार कानून बोला गया है इसे 2016। तो ये क्या है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, डिसेबिलिटी को दिव्यांगता। क्या बोलेंगे, दिव्यांगता। मीन्स अ परमानेंट डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ कंडीशन सच एज laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes। इसमें दिया गया है कि जो लैरिंजेक्टोमी या अफीजिया है जैसे स्थितियों से जो स्थायी दिव्यांगता मतलब परमानेंट जो दिव्यांगता है वो हो जाना, जो कि कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण जो बोलने में है या भाषा में एक से ज्यादा एरिया को प्रभावित करती है, वो क्या कहलाएगी, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। और इसमें ये टर्म यूज की गई है लैरिंजेक्टोमी या फिर इसको क्या बोला गया, अफेजिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये अलग आ गया है, ये हमारी इंटेलेक्चुअल से, संज्ञान से संबंधित है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है क्या, आपके एक्ट 1995 में क्या दिया गया है, इसको मेंटल रिटार्डेशन, लेकिन यहां इसको नाम दिया गया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। पहले बोलते थे इसको मतलब मानसिक मंदता, अब कहते हैं इसको इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस both in intellectual functioning and in adaptive behavior which covers a range of everyday social and practical skills। अब इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या दिया गया है, एक ऐसी कंडीशन जिसको कैरेक्टराइज किया गया है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में कमी होना, लिमिटेशंस होना, जैसे कि तार्किक क्षमता में, सीखने में या फिर किसी समस्या के समाधान में, और किसमें, अडेप्टिव बिहेवियर में। जो कि अडेप्टिव बिहेवियर जिसके अंतर्गत क्या आता है, हमारी डे टू डे जो हम काम करते हैं, सोशल और जो हमारी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो सभी उसमें शामिल होती हैं। और इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या क्या चीजें शामिल की गई, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इस टर्म को क्या, लर्निंग डिसेबिलिटी को क्या नाम दे दिया गया, यहाँ पर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी नाम दिया गया है। इसमें क्या कहा गया, मीन्स अ हिट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंडीशंस वेयर
in there is a deficit in processing language spoken or written that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematical calculations, and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia. अब यहाँ पर जितनी भी ये लर्निंग डिसेबिलिटी में हमने 1995 में जो पढ़ी थी, उन सभी कंडीशंस को यहाँ पर दिया गया स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में, जिसमें आदमी को बोलने में कठिनाई होती है, पढ़ने में, लिखने में, किसी स्पेलिंग को समझने में या बोलने में, लिखने में उसे, और साथ ही साथ जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उनको करने में कठिनाई होती है, और साथ ही साथ प्रत्यक्षीकरण में भी, परसेप्शन में भी उसको काफ़ी दिक्कत होती है, जिसके अंतर्गत शामिल किया गया डिसलेक्सिया को, डिस्ग्राफिया को, डिस्कैलकुलिया को, डिस्प्रैक्सिया को एंड डेवलपमेंटल अफीजिया को। फिर नेक्स्ट इसी में लिया गया इंटेलेक्चुअल के अंतर्गत लिया गया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ साथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ASD, मीन्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन टिपिकली appearing in the first 3 years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviors. इसमें क्या दिया गया इसके डेफिनेशन में, एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन बताया गया है, जिसमें ज़्यादातर क्या होता है, ये कब अराइज हो जाती है, 3 इयर्स तक, अप टू 3 इयर्स, और इसमें इंसान की किसकी कौन सी एबिलिटी इफेक्ट होती हैं, कम्युनिकेशन की, संप्रेषण की होती हैं, रिलेशनशिप को समझने में दिक्कत होती है, और दूसरे से मतलब रिलेट करने में, या फिर क्या होता है, कुछ स्टीरियोटाइप बिहेवियर बच्चा शो करता है इसमें। फिर आते हैं मेंटल बिहेवियर, थर्ड क्या लिया गया है, मेंटल बिहेवियर। इसमें क्या आता है, क्योंकि जो मेंटल इलनेस है वो मेंटल रिटार्डेशन से डिफरेंट है, ये अलग है, मेंटल बिहेवियर्स के अंतर्गत इसको लिया गया। मेंटल इलनेस मीन्स अ सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड, परसेप्शन, ओरिएंटेशन और मेमोरी दैट ग्रोसली impairs judgment, behavior, capacity to recognize reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation, which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterized by सबनॉर्मलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें क्या गया गई, जो मेंटल इलनेस है वो मेंटल रिटार्डेशन से क्या है, अलग है। इसमें जो व्यक्ति है वो ठीक गलत में थोड़ा फर्क नहीं कर पाता है रियलिटी में, और उसको मतलब, या फिर वो अपने डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाता है, बिहेवियर अच्छे से शो नहीं कर पाता है, डिप्रेस रहता है, मूड खराब हो जाता है, लेकिन ये क्या परमानेंट नहीं है, इसका इलाज है। और जबकि जो मेंटल रिटार्डेशन है उसमें क्या होता है, या तो ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता है, या फिर उसके इंटेलेक्ट में कमी होती है, जबकि मेंटल इलनेस में ऐसा नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है डिसेबिलिटी कोज्ड ड्यू टू, अब ये फोर्थ कैटेगरी ली गई है कि किस आधार पर डिसेबिलिटी कॉज होती है। इसमें फर्स्ट लिया गया है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, जो क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं उनको लिया गया है, और जिसको हिंदी में बोला गया चिरकारी तंत्रिका दशाएं, चिरकारी तंत्रिका दशाएं। इसमें सबसे पहले लिया गया है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, मीन्स अ इन्फ्लामेटरी नर्वस सिस्टम डिजीज इन विच द माइलिन शीट अराउंड द एक्सोन्स ऑफ नर्व सेल्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आर डैमेज्ड। इसमें क्या दिया गया है, जो हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं ब्रेन की या फिर स्पाइनल कोड हैं, उसके चारों तरफ जो माइलिन शीट होती है एक्सोन्स के चारों तरफ नर्व सेल्स में, वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, लीडिंग टू डाइमाइलिनेशन एंड अफेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ नर्व सेल्स इन द ब्रेन, और इसकी वजह से डीमाइलिनेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो नर्व सेल्स की ब्रेन में एबिलिटी है, योग्यता, वो अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। एंड स्पाइनल कोड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, और जो ब्रेन की नर्व सेल्स हैं और स्पाइनल कोड है उनको आपस में कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है।
फिर सेकंड दिया गया है इसी के क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंतर्गत दिया गया है पार्किंसंस डिजीज मीन्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज, मतलब ये एक प्रगतिशील बीमारी है, डिजीज है ऑफ द नर्वस सिस्टम की, मार्क्ड बाय ट्रिमोर, मस्कुलर रिजिडिटी एंड स्लो इम्प्रिसाइज मूवमेंट। इसमें क्या होता है, मस्कुलर रिजिडिटी होती है, मतलब अकड़ जाती हैं चीज़ें, या फिर स्लो होती है, या इम्प्रिसाइज मूवमेंट्स होती हैं, चीफली अफेक्टिंग मिडल एज्ड। ज़्यादातर ये किसको इफेक्ट करते हैं, जो मिडल एज पर्सन होते हैं, एंड एडल्टली पीपल, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, एसोसिएटेड विद डीजनरेशन ऑफ द बेसल गैंग्लिया, जिनमें क्या स्टार्ट हो रखा होता है, बेसल डीजनरेशन ऑफ बेसल गैंग्लिया ऑफ द ब्रेन एंड द डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, और इनमें न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन में कमी आ जाती है। फिर इसके साथ ही साथ नेक्स्ट आगे देखते हैं हीमोफीलिया। अब इसी में ही जो डिसेबिलिटी कोज ड्यू टू में है, सेकंड पॉइंट लिया गया। पहले क्रोनोलॉजिकल पढ़ी हमने, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस पढ़ी। अब हम देखेंगे ब्लड डिसऑर्डर्स। अब इसमें 3 तरह के ब्लड डिसऑर्डर इसके अंतर्गत लिए गए हैं एक्ट के। फर्स्ट है हीमोफीलिया, सेकंड है थैलेसीमिया, थर्ड है सिकल सेल डिजीज। अब हीमोफीलिया में क्या कहा गया है, ये एक इनहेरिटेबल डिजीज है, यूजुअली अफेक्टिंग ओनली मेल बट ट्रांसमिटेड बाय वुमेन। मतलब इसमें क्या कहा गया है, एक तरह से जो मेल है वो मतलब अफेक्ट होता, प्रभावित होता, जबकि वुमेन एक कैरियर का काम करती है। कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ द नॉर्मल क्लोटिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड। और इसमें क्या होता है, जो क्लोटिंग, जो खून का थक्का बनने की जो एबिलिटी होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, उसमें क्षति हो जाती है, और जिसकी वजह से थोड़ा सा भी कट लगने पर ज़्यादा ब्लड निकलता है। फिर नेक्स्ट आते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, मीन्स अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। ये क्या है, ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स है, कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड और एब्सेंट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें क्या, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, मतलब उस इंसान को खून समय समय पर चाहिए होता है, जल्दी जल्दी। फिर नेक्स्ट है सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज में क्या है, मीन्स अ hemolytic disorder characterized by chronic anemia, painful events and various complications due to associated tissue and organ damage. Hemolytic refers to the destruction of the cell membrane of the red blood cells resulting in the release of hemoglobin. इसमें क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं हीमोग्लोबिन में, उनमें क्या आ जाता है, डिफॉर्मिटी आ जाती है, चेंज आ जाता है, उनकी शेप चेंज हो जाती है। और ये किसकी वजह से हो सकता है, अनीमिया या फिर किसी पेनफुल इवेंट्स की वजह से ये हो सकता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ये बिल्कुल अलग कैटेगरी ली गई है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज। इसमें क्या कहा गया है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज मोर देन वन और द अबो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज, जो पहले भी मेंशन की हैं अभी हमने इसके ऊपर, उनमें एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी का एक इंसान में होना मल्टीपल डिसेबिलिटी कहलाता है। इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस, जिसको मतलब इंसान को सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, विच मीन्स अ कंडीशन इन विच अ पर्सन मे हैव कॉम्बिनेशन ऑफ हियरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। इसमें क्या होता है, 2 डिसेबिलिटीज का, हियरिंग और विजुअल इम्पेयरमेंट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है डेफ ब्लाइंडनेस में, और जिसकी वजह से सीवियर कम्युनिकेशन संप्रेषण की जो है डेवलपमेंट की है और एजुकेशन प्रॉब्लम से वो सीवियर हो जाती हैं। फिर 6th पॉइंट दिया गया, एनी अदर कैटेगरी एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो भी कैटेगरी, जो अन्य कैटेगरी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की गई हैं, वो सभी इस एक्ट के अंतर्गत आती है, और उनको इस एक्ट के अंतर्गत दिव्यांगजन व्यक्ति के लिए जो भी बेनिफिट्स या राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो सभी बेंचमार्क डिसेबल्ड पर्सन को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।